टेक्निकल एसईओ को मैंने शुरू से भी आपको बताया था कि भाई हमारे पास दो एसईओ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक ऑन साइट एसईओ है वेबसाइट के ऊपर करने के लिए, और एक टेक्निकल एसईओ है जो कि वेबसाइट की मेंटेनेंस से रेलिवेंट है। मतलब उसको हम कहते हैं कि ये वेबसाइट की मेंटेनेंस से मुतल्लिक है, इसलिए हम इसको टेक्निकल बोल रहे हैं। मतलब जो चीज़ें टेक्निकल हैं वेबसाइट की एसईओ में, उन्हें हम टेक्निकल एसईओ बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। वेबसाइट की स्पीड, रोबोट, साइट मैप, कैनोनिकल, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ये सब रीडायरेक्ट्स, ये सारे के सारे टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये है टेक्निकल एसईओ। इन चीज़ों को हमें टेक्निकल एसईओ के तौर पर देखना है। मतलब एक होती है ऑन पेज, एक होती है ऑफ पेज। और अगर मैं बहुत पीछे चला जाऊँ ना तो मैं जो डिस्कस करता होता था, हम कभी टेक्निकल एसईओ का नाम नहीं लेते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोबोट्स नहीं बनाते थे, हम साइट मैप नहीं बनाते थे, हम रीडायरेक्ट्स यूज़ नहीं करते थे, या हम कैनोनिकल नहीं लगाते थे। ये सब कुछ लगता था, लेकिन इसको हम हैंडल कर लेते थे किसके अंदर, ऑन साइट में ही हम इन सब चीज़ों को एंटर करते थे। ठीक है, सो फिर वक्त के साथ साथ गूगल ने खुद से ही कुछ चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया, कैटेगराइज किया, तो हमें बता दिया कि भाई ये ऑन साइट है तो ये टेक्निकल है, तो उसको भी हम टेक्निकल एसईओ की कैटेगरी में ले आते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग पर जाएंगे अपनी इस स्किल को लेकर, तो फ्रीलांसिंग के ऊपर आपकी स्किल जो है वो मुख्तलिफ तरह से सेल होगी। मतलब आपकी स्किल ऐसे भी सेल होगी कि आप सिर्फ किसी को ये भी सेल कर रहे होगे कि भाई अपनी वेबसाइट का ऑडिट करवा लो। सिर्फ ऑडिट का क्या मतलब है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, मुझे बता दें कि इसकी एसईओ हो सकती है कि नहीं हो सकती। आप में से एक स्टूडेंट आगे हैं, एक स्टूडेंट जल्दी से आगे हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना आज जी। इसकी एसईओ हो सकती है कि इसकी एसईओ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जब टेक्निकल एसईओ, जब मैं कहूँगा ना वेबसाइट ऑडिट, हमने वेबसाइट का ऑडिट किया, इसका मतलब क्या हुआ? वेबसाइट ऑडिट से क्या मुराद है? वेबसाइट ऑडिट से ये मुराद है कि कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट को देखेगा और मुझे बताएगा कि भाई क्या कीवर्ड पे भी कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, क्या टाइटल में कीवर्ड फॉल करता है कि नहीं, वो सब कुछ मैं दोबारा बोलना शुरू हो जाऊँगा जो मैं आपको पढ़ाता रहूँ। तो ये एसईओ ऑडिट होगा। फिर मैं उसको एंड ऑफ द डे में उसको एक सजेशन दूंगा। मैं कहूँगा जी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस शो हो रही है उसके अगेंस्ट आपने कीवर्ड मेंशन नहीं किए हुए, आपके टाइटल में आपका कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा, आपके हेडिंग स्टाइल में आपका कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा, आपके इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, आपने हाइपरलिंक्स का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया हुआ। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जो सजेशन दे रहा हूँ, कैनोनिकल नहीं यूज़ किया हुआ आपने, ठीक है, आपने रीडायरेक्ट्स यूज़ नहीं किए हुए, मतलब ये जो मैं करूँगा तो इसमें ये मैंने क्या किया, मैंने उसे कुछ भी करके नहीं दिया। मैंने कहा मैंने उसे कोई काम करके नहीं दिया अभी मैंने उसे सिर्फ सजेस्ट किया। सो ये वाला जो प्रोजेक्ट होगा इसके अलग से आपको पैसे मिल जाएंगे सिर्फ इतना करने के। जैसे हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है ना, तो मैकेनिक के पास ले जाते हैं और उसे जाकर बताते हैं जी क्या मसला है इसको, तो सिर्फ मसला ही बताना है, अभी हम ठीक नहीं करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ी का मसला फ्रंट पर होगा वो तो आप वैसे ही बता देगा ना आपको, लेकिन अगर गाड़ी का इंजन खोलेगा वो और इंजन खोल कर उसने चीज़ें चेक करनी है तो फिर तो पैसे लेगा ना आपसे, इंजन खोलने के पैसे तो लेगा। तो आप समझ लें कि एसईओ ऑडिट में भी हम इंजन खोल के उसको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट में क्या इश्यूज हैं और उनको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब आपको सबसे पहली बात ये समझ में आ गई कि व्हाट इज टेक्निकल एसईओ, है ना? समझ में आ गया ना कि टेक्निकल एसईओ है क्या। टेक्निकल एसईओ रेफर्स ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट फॉर क्राउलेबिलिटी एंड इंडेक्सेबिलिटी। ठीक है, कह रहा है टेक्निकल एसईओ से मुराद क्या है कि भाई क्या हमारी वेबसाइट क्राउलेबल है, और अगर हमारी वेबसाइट क्राउलेबल है तो ही इंडेक्सेबल है, अगर हमारी वेबसाइट क्राउलेबल ही नहीं है तो वो इंडेक्स भी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर क्राउलेबिलिटी का एक सबसे बड़ा फैक्टर है डुप्लीकेशन। अब अगर मैं ये कहूँ मैंने वेबसाइट पूरी की पूरी डुप्लीकेट बना दी है और जब मैं गूगल सर्च कंसोल पर जाऊँगा तो गूगल सर्च कंसोल पे एक मैसेज आएगा, जैसे एक मैंने आपको मैसेज दिखाया था योर वेबसाइट ऑन गूगल, आता है ना मैसेज, जब चेक करते हैं तो हो सकता है आपको ये मैसेज आएगा योर वेबसाइट इज नॉट ऑन गूगल, मतलब क्राउलर ने उसको डिनाई कर दिया। ठीक है, अब हमने ये देखा और आगे ये भी लिखा हुआ आता है एंड नॉट बिकॉज ऑफ एरर, इट इज नॉट अ एरर, यानी अगर आपने कोई डुप्लीकेशन कंटेंट यूज किया हुआ तो ये कोई एरर नहीं है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ। अब मुझे देखना है कि क्या मसला है, यानी मुझे जब भी ये मैसेज आए मेरी सबसे पहली अटेम्प्ट क्या होनी चाहिए, मैं अपने कंटेंट को चेक करूंगा कि मैंने डुप्लीकेट कंटेंट लिखवाया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे अपने कंटेंट को यूनिक करना होगा, पहले मरहले में सबसे पहला काम मुझे ये करना होगा। तो कहता भाई ये चीज़ मैं चेक करूंगा। ठीक है, टुडे हाउएवर टेक्निकल एसईओ टेक्निकल प्रोसेस दैट कैन इम्प्रूव सर्च विजिबिलिटी।
ठीक है। कह रहे टेक्निकल एसईओ से मुराद क्या है? टेक्निकल एसईओ से मुराद है कि अगर आपने टेक्निकल एसईओ की हुई है और प्रॉपर की हुई है तो इसका मतलब है कि आपकी सर्च विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपकी सर्च विजिबिलिटी बढ़ती है आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपकी टेक्निकल एसईओ अप्लाइड है, ठीक है। These can include among may others, कहता है ये चीजें हैं जिनको आपने फोकस करना है फॉर टेक्निकल एसईओ। अब आपने देखना है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपकी डोमेन में आती हो और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो डेवलपर की डोमेन में आती होंगी। इट्स मीन ये काम आपने डेवलपर से करवाना है कि भाई ये देखो क्या मसला है इसका, ये आपने हल करना है। मिसाल के तौर पर साइट आर्किटेक्चर नंबर 1, सबसे पहली चीज क्या है कि साइट आर्किटेक्चर, आपकी वेबसाइट का आर्किटेक्चर कैसा बना हुआ है, स्ट्रक्चर कैसा है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। साइट आर्किटेक्चर से मुराद क्या है? साइट मिसाल के तौर हमारी एक वेबसाइट है, मेन्यू बेस्ड होती है ना, एक वेबसाइट है उसका एक मेन्यू बना हुआ है। अब वो मेन्यू सही स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं है। स्ट्रक्चरल फॉर्म का क्या मतलब है? मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी देता हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी करवाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एक मेन्यू होना चाहिए कोर्सेज का और एक मेन्यू होना चाहिए सर्विसेज का। और अगर मैं सर्विसेज के मेन्यू में गूगल ऐड का कोर्स ऑफर करूँगा तो स्ट्रक्चर गलत हो गया ना। तो हमें प्रॉपर अपनी वेबसाइट का सही स्ट्रक्चर बनाना है, यानी इसके मेन्यू भी बहुत स्ट्रक्चरल फॉर्म में होने चाहिए। नंबर 2 क्या लिखा हुआ आ रहा है? एक्सएमएल साइट में, मतलब इसको आप बताएं क्या आपकी वेबसाइट का साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। नंबर 2 साइट स्पीड, अभी हम स्पीड की भी बात करेंगे। हाँ, क्या आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी अच्छी है। नंबर 3 डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट का क्या मतलब? आगे वही बात जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। हाँ, ये अभी स्पीड के लिए हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे नीचे आके, ठीक है। डुप्लीकेट कंटेंट की भी हमें समझ में आती है। नंबर 4 आगे क्या आ रहा है जी? सिक्योरिटी। क्या आपकी वेबसाइट पे सिक्योरिटी इशू तो नहीं आ रहा कोई, मतलब हैकिंग तो नहीं है। और सिक्योरिटी में हमने ये देख लेना है एसएसएल है कि नहीं है पहले मरले में। उसके बाद हमने देखना है कि वायरस वेबसाइट तो नहीं है। आपकी वेबसाइट पे वायरस नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमने कहा था ना हम होस्टिंग परचेज करेंगे, फिर मैंने कहा हम एसएसएल परचेज करेंगे। अब अगर आपको लगता हो कि भाई आपको तो एंटीवायरस की भी ज़रूरत है अपनी वेबसाइट के लिए सर्वर के ऊपर, तो आप एंटीवायरस भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक्सपेंसिव होगा, लाजमी बात है। अगर मैं एंटीवायरस लूँगा, मैं कहूँगा भाई जिस सर्वर पर भी मेरा पड़ा हुआ है उसके लिए स्पेशल वायरस स्कैन होना चाहिए ताकि उस पर कोई वायरस आए तो मुझे पता लग जाए फौरी तौर पर। आमतौर पर हम एंटीवायरस नहीं बाय करते, हम सिर्फ एसएसएल ले लेते हैं और हम उसके ऊपर ही रिलाई कर रहे होते हैं कि उसका अपना एंटीवायरस तो चल ही रहा है ना जिस सर्वर पर हम मौजूद हैं, तो इसलिए हम एंटीवायरस बाय नहीं करते। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीज़ आ गई? अब ये देखिए, ये एक किस्म के समझ लो कि ये मोटे मोटे हम लोगों ने टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स पढ़ लिए। और आखिरी फैक्टर क्या है? यूजर एक्सपीरियंस, कि भाई आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। यानी कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को डेस्कटॉप पे खोले तो कैसे खुलती है, मोबाइल पे खोले तो कैसे खुलती है, टाइम कितना लेती है, क्या उसके एलिमेंट्स प्रॉपर्ली नज़र आते हैं कि नहीं नज़र आते हैं, उसके आइकॉन्स टेक्स्ट में गैप है कि नहीं है, गैप यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? यूज़र एक्सपीरियंस में आ रही हैं। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट खुद देखनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मैं कहूँ भाई वेबसाइट स्लो है तो मैं एसईओ से जितनी वेबसाइट को स्पीड कर सकता हूँ वो तो कर लूँगा। उसके बाद अगर कुछ और फैक्टर ऐसे बता रहा होगा जो डेवलपर से रिलेटेड होंगे, फिर मैं ये मैसेज डेवलपर को कहूँगा। जैसे वो मुझे कहता है कि भाई इसमें CSS का कोड बहुत ज़्यादा है, इसमें जावा स्क्रिप्टिंग का कोड बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं डेवलपर से कहूँगा कि भाई इसको ज़रा मिनीफाई करो, थोड़ा सा कम करके मुझे बताएं कि कहीं से अगर आप इस कोड को रिमूव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं तो कर दें ताकि वेबसाइट की स्पीड बढ़े। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला काम मेरा नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा डेवलपर को कि भाई ये करो। जी जी, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग की बात कर, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट्स का मतलब है जावा स्क्रिप्ट्स। हाँ, ये आपके जो स्लाइडर्स बने होते हैं ना, ये जावा स्क्रिप्ट्स में आते हैं। अब हम स्पीड की भी बात, अब स्पीड की बात ही करने लगे। स्पीड में हमारे पास वो ये बताएगा कि इश्यूज क्या हैं, स्पीड नहीं शो करेगा, वेबसाइट की स्पीड सर्च कंसोल नहीं दिखाएगा। ठीक है, अभी हम वेबसाइट की स्पीड भी चेक करते हैं। क्या है जी, नीचे आ जाए। आप नोट करते हैं मैं पढ़ाता नहीं हूँ, कभी भी पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट, हमें कुछ याद नहीं करना, किसी को कुछ सुनाना भी नहीं है। स्लाइड में से मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि भाई ये पॉइंट जो है ना,
ये आपको टेक्निकल एसईओ के लिए अंडरस्टैंड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंड होने चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं जिन्हें हमने कंट्रोल करना है टेक्निकल एसईओ के तौर पर। अगर टेक्निकल एसईओ अप्लाइड है, देखिए अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट पे टेक्निकल एसईओ है, आपकी वेबसाइट पे ऑन साइट एसईओ है, इसका मतलब है आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट पे ऑन साइट एसईओ है और टेक्निकल एसईओ नहीं है और लिंक बिल्डिंग है तो वीक फैक्टर है। अगर आपकी वेबसाइट पे ऑफ साइट एसईओ है मगर ऑन साइट भी नहीं है, टेक्निकल भी नहीं है, वीक सिग्नल्स हैं। अगर मेरी वेबसाइट पर ऑफ साइट नहीं है लेकिन ऑन साइट भी है और टेक्निकल भी है तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे हैं हमें, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफ साइट एसईओ रैंक करने में कोई इतनी रोल नहीं है, मगर ऑफ साइट एसईओ और बहुत सारे कामों में हमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक चाहिए, आ जाएगी, मगर कीवर्ड स्पेसिफिक ट्रैफिक नहीं आएगी। कीवर्ड स्पेसिफिक के लिए आपको कीवर्ड को देख लें। आ जाए हम नीचे वापस। अब यहाँ पर एक और नई टर्म आ गई है। हाँ, सबसे पहले तो लिखा हुआ व्हाट इज पेज एक्सपीरियंस। एज द नेम सजेस्ट्स, page experience refers to a set of signals Google uses to measure how users perceive and experience they have when interacting with your website। यही बताया मैंने आपको कि भाई यूजर का एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट के साथ कैसा है। मतलब यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, इजी फील होता है, आपकी वेबसाइट पे रहना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट पे मजीद कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आते हैं कुछ बोर होते हैं और उनको लगता है कि समझ नहीं आ रही कोई चीज़, खुल ही नहीं रहे भाई कुछ, अभी तक इमेजेस भी नहीं खुलते, ऊपर नीचे होने लगे हुए हैं, कभी ऊपर चला जाता है इमेज, कभी नीचे आ जाता है इमेज, कभी स्क्रीन पे पूरा इमेज नहीं नजर आने लगा हुआ, यूजर एक्सपीरियंस खराब है, आइकॉन्स जो है वो टेक्स्ट के ओवरलैप हो रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है, ये आपको नजर आएंगे उसमें, ये गूगल सर्च कंसोल का एक रिजल्ट है हमारे पास, एक एलिमेंट है कोर वेब वाइटल्स, ठीक है ना। कोर वेब वाइटल्स आर गूगल्स 3 मैट्रिक्सेस फॉर, अब ये देखिए ये किसके मैट्रिक्स हैं, गूगल के स्टैंडर्ड्स हैं ये, ठीक है, फॉर यूजर एक्सपीरियंस व्हेन पेज लोड। अब कहता है भाई यूजर एक्सपीरियंस को कंसीडर करने के लिए, समझने के लिए कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, क्या स्टैंडर्ड है उसका, कोर वेब वाइटल्स। कहता है कोर वेब वाइटल्स आपको बताएगा कि यूजर एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, और कहता है उसके ये 3 मैट्रिक्स हैं, इनकी बुनियाद पर उसके ये 3 फैक्टर्स हैं, ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड नंबर 1 LCP, स्टैंडर्ड नंबर 2 FID, स्टैंडर्ड नंबर 3 CLS, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं, इसके ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, लोडिंग। कहता है भाई ये जो पहला स्टैंडर्ड है ना LCP, LCP स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। ये क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ। तो ये किस पार्ट में आएगा, अगर मैं वेबसाइट को 3 फेजेस में डिवाइड कर दूं कि भाई जब कोई बंदा वेबसाइट पर आता है तो पहला फेज क्या होता है, लोड होने का। सबसे पहले वेबसाइट ने खुलना है, उसके बाद क्या होना है, वेबसाइट ने इंटरेक्टिव होना है। अच्छा, लोड होने में और इंटरेक्टिव होने में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा भला, शाबाश। लोड होने का मतलब है कि भाई किसी बंदे ने आया, आपका URL लिखा या कोई कीवर्ड लिखा और एक वेबसाइट खुलना शुरू हो गई। तो ये जब वेबसाइट खुलने वाला जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस क्या होता है, लोडिंग का प्रोसेस है, ठीक है। कहते हैं ये लोडिंग का प्रोसेस है। उसके बाद इंटरेक्टिविटी का क्या प्रोसेस है कि वेबसाइट लोड हुई, अब आपको पहले सबसे ऊपर स्लाइडर नजर आया, मेन्यू नजर आया, सोशल आइकॉन्स नजर आए, थोड़ा सा टेक्स्ट नजर आया। अब ये क्या हो रहा है, ये अभी ये चीजें नजर आ रही हैं। फर्स्ट इनपुट डिले, FID स्टैंड पर फर्स्ट इनपुट डिले, यानी वो कहता है कि पहली स्क्रीन पर एलिमेंट आने में कितना डिले हो रहा है। जो एक एलिमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाता है उसमें गैप कितना आ रहा है, उसमें टाइम कितना आने लगा हुआ है, इज कॉल्ड FID। लोडिंग ये नहीं है, लोडिंग तो लोड होने का टाइम है ना उसका। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आपकी वेबसाइट को कितनी देर में लोड होना चाहिए, हम 2 दिन से ये डिस्कस कर रहे थे, हम कहते हैं भाई बिटवीन 1 to 3 सेकेंड्स। अगर 3 सेकेंड से ऊपर का टाइम होगा तो ये ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है, यानी कि 3 सेकेंड तक का टाइम इज फाइन। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, विजुअल स्टेबिलिटी। अभी हमने कहा कि पहले हमने कहा FID, FID का क्या मतलब है, पूरी वेबसाइट का कोई भी एक एलिमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ गया तो इसका मतलब है इट इज FID, फर्स्ट इनपुट डिले, यानी कि पहली जो इनपुट आपको नजर आ रही है वो कितने डिले होकर नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं FID। और CLS क्या है, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो मैं इमेज के हवाले से आपसे अक्सर बात कर रहा था कि भाई नंबर ऑफ इमेजेस हैं और विड्थ हाइट भी कंट्रोल नहीं की हुई हमने, तो क्या होता है जब पेज लोड हो रहा होता है तो यूँ इमेजेस आते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, फिर एक ऊपर आता है, दूसरा नीचे चला जाता है। ये अभी मैं बहुत सेकंड्स वाला प्रोसेस कैलकुलेट करके बता रहा हूँ।
फिर सम टाइम ऐसे होता है कि वो जो नीचे वाला होता है ऊपर आ जाता है। अभी ये प्रोसेस चलने लगा हुआ है, एडजस्टमेंट का प्रोसेस चलने लगा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड CLS। इसे हम कह रहे हैं विजुअल स्टेबिलिटी। कि हमारा जैसे मिसाल के तौर पर हम दराज पे गए हो और हम अभी यूँ पकड़े, हम कह रहे लो भी ऑर्डर करते हैं, जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट के बटन पर जाऊँ यूँ हिल अपनी जगह से हिलना शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक वो विजुअल स्टेबिलिटी में आया नहीं है। विजुअल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि जब आइटम्स फ्रीज हो जाएंगे अपनी जगह पर, जिस चीज़ ने जहाँ पर आना होगा वहाँ पर आएगा और रुक जाएगा। इट इज़ कॉल्ड विजुअल स्टेबिलिटी। इसको हम बोलते हैं CLS, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। कि कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट कितना होना चाहिए, वो भी ये बताने लगा। वो 0.1, यहाँ पर क्या कह रहा है 100 मिली सेकेंड्स, यहाँ पर कह रहा है 0.1 सेकेंड, यहाँ पर क्या कह रहा है 2.5 सेकेंड्स। अच्छा, अब ये चीज़ें मैंने भी आपसे डिस्कस की टेक्निकली। हाँ, अब जाए इसको अपनी वेबसाइट के हवाले से टेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं LCP किसे कहता हूँ, मतलब हम अब ये तो हमें पता लग गया ना, लार्जेस्ट। क्या बात है, ना करो इस तरह ना, स्कूल का टीचर ना बनाए मुझे, आप तीनों को कह रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गई जिंदगी जी। आपको इधर उधर ना देखें, लेफ्ट राइट, आपको ही कह रहा हूँ जी, आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अगर दिल ना कर रहा हो पढ़ने का तो कोई बात नहीं, इतने कम स्टूडेंट से आप ही बैठ चले जाएं। पढ़ने को दिल कर रहा है तो बैठो ना, ठीक है। मेरा दिल पढ़ाने को कर रहा है तो आपका पढ़ने को करना चाहिए ना जी। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, इसका क्या मतलब हुआ? अब ये पेंट की टर्म आ गई भैया, पेंट का क्या मतलब है? क्या हमने कोई पेंट शेड करना है? ये मैं कहता हूँ ये मेरा मोबाइल है, इधर मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ। आपकी जब वेबसाइट खुलती है तो आपको जब वेबसाइट नजर आती है, कितनी नजर आती है? इस एरिया में आती है नजर, बस इतने हिस्से में नजर आती है ना। उसके बाद क्या होता है? आपको और देखना है वेबसाइट को, ड्रैग करते हैं आप, इट इज कॉल्ड LCP। यानी आपको स्क्रॉल करने से पहले वाला जो हिस्सा होता है, फोल्ड करने से पहले वाली जितनी स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना, इसको वो कह रहे हैं ये है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। कि जो चीज़ आपको पहले पेज के ऊपर नजर आ रही है, इसको भी खोलें जरा। ये एक और फाइल है इसमें, छोटी सी फाइल, ये आपको समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूँ? क्या लिखा हुआ आ रहा है? अबव द फोल्ड कंटेंट, इसे हम बोलते होते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। अबव द फोल्ड कंटेंट का क्या मतलब है? कि ये मोबाइल बना हुआ है, ये मोबाइल के ऊपर इतनी वेबसाइट खुल गई। अब किसी ने नीचे जाना है तो क्या करेगा? स्क्रॉल करेगा। वो कहता है नहीं भाई, स्क्रॉल करने से पहले वाला जो हिस्सा आपको दिखने लगा हुआ ना, इट इज कॉल्ड LCP। और जब वो कह रहे हैं ना कि LCP क्या होना चाहिए, वो यही आपको कह रहा है कि भाई LCP कैसा होना चाहिए, 2. इसको वो कह रहा है कि 2.5 सेकंड चाहिए मुझे, कि आपकी वेबसाइट का लोड होने का जो टाइम है वो मैक्सिमम 2.5 सेकंड, यानी जिसको मैं 3 सेकंड्स बोलता हूँ। और अगर 4 सेकंड में जाएगा, 5 सेकंड में जाएगा, 4 सेकंड इस वार्निंग में आ जाएगा और 5 सेकंड्स में जाएगा तो वो कहेगा आपकी वेबसाइट स्लो चल रही है। इससे ज़्यादा टाइम लेगी तो इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा स्लो वेबसाइट है, तो हमें इसे देखना है। अब अगर हम ये कहेंगे ये जो अबव द फोल्ड कंटेंट है, अच्छा, अब अबव द फोल्ड कंटेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन मेन्यू, लोगो, स्लाइडर, 3 चीज़ें हैं। अब वो क्या कहता है? कहता है अबव द फोल्ड कंटेंट मैं किसको समझ रहा हूँ? चीज़ें तो एक से ज़्यादा हो गई। कहता है इनमें से जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको मैं समझता हूं कि वो है LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। कहता है इस पूरी स्क्रीन में, अगर मैं यह कहूं कि इस पूरी स्क्रीन में क्या सबसे बड़ा होगा, जैसे मैंने कहा मेन्यू है, फिर मैंने कहा लोगो है, फिर मैंने कहा एक स्लाइडर है। स्लाइडर में क्या होता है? एक इमेज तो नहीं होता, 2-3 इमेजेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे समझ में आ रहा है, और एक छोटा सा पैराग्राफ भी हो सकता है। तो मुझे समझ में आने लगा होगा कि मेरा लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या होगा भला? स्लाइडर का इमेज और स्लाइडर का स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है लोड होने में, दैट इज जावास्क्रिप्ट। उसके बाद जो टाइम ज़्यादा लेता है CSS कोड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने जावास्क्रिप्टिंग यूज़ की हुई है शुरू में, तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट स्लो रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्टिंग स्लो काम करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज ए SEO एक्सपर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एज ए SEO एक्सपर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई शुरू वाले हिस्से में जावास्क्रिप्ट ना इस्तेमाल करो। चलो, अब हम क्या रिकमेंडेशन देंगे? ठीक है, अगला माने या ना माने, मगर हम रिकमेंडेशन क्या देंगे? हम कहेंगे भाई अबव द फोल्ड कंटेंट में जावास्क्रिप्ट यूज ना करो, बिलो द फोल्ड कंटेंट में जावास्क्रिप्ट यूज कर लो। फायदा क्या होगा भैया? आप वो स्लाइडर ही एक दिखाना चाहते हो ना, शुरू में नजर नहीं आ रहा। और वैसे भी अगर हम ये देखें कि आमतौर पर हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे जो स्लाइडर्स होते हैं, कितने लोग हैं कि अगर उस पर 4 स्लाइडर्स आ रहे हैं तो हमने 4 देखी हो? कभी भी नहीं देखते।
हम सिर्फ एक ही देखते हैं, वो भी मजबूरी से कि भाई सामने आ गया, और उसके बाद हम स्क्रॉल ही करते हैं नीचे जाने के लिए। तो कितनी अच्छी बात है कि हम नीचे ना, यूजर्स को नीचे जाने से बचाएं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसको ऊपर ही नजर आ जाए। नीचे वो उसको अगर जाए जब उसको मेन, यानी वो जिस प्राइमरी कंटेंट के लिए हमारी वेबसाइट पर आया है वो उसको एलसीपी में मिल जाना चाहिए। अब एलसीपी में जब हम इन चीज़ों को नीचे ले जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स की टाइप छोटी हो जाएंगी, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट्स बड़े बड़े नहीं रहेंगे। और जब हमारे ऑब्जेक्ट्स बड़े बड़े नहीं रहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि लोड टाइम कम हो गया, और जब लोड टाइम कम हुआ इसका मतलब हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ गई। समझ में आ गई साइंस? एलसीपी भी समझ में आया क्या होता है? टिकटॉक रिकॉर्ड हो सकता है एलसीपी पे? अगर आपसे ये बताना चाहते हो व्हाट इज एलसीपी, एलसीपी होता क्या है? एलसीपी ये होता है कि अबव द फोल्ड कंटेंट में जो भी आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है इज कॉल्ड एलसीपी। मिसाल के तौर पर मैं कहूं अबव द फोल्ड कंटेंट में एक लोगो है, सपोज कर रहे हैं, लोगो जो ले रहा है हम कहते हैं भाई 50 किलो बाइट्स ले रहा है। उसके बाद स्लाइडर है, स्लाइडर के अंदर इमेज भी है और कोड भी है, मैं कहता हूँ वो ले रहा है हमारे 900 किलो बाइट्स, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। उसके बाद हमारा एक पैराग्राफ है, वो ले रहा है 40 किलो बाइट्स। उसके बाद पैराग्राफ के साथ पैरेलल एक रैप्ड इमेज है, वो ले रहा है 60 किलो बाइट्स, या हम कह देते हैं 300 किलो बाइट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? एलसीपी कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? स्लाइडर मैंने कहा था 900 किलो बाइट्स ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एलसीपी क्या हुआ हमारा? स्लाइडर हुआ। फॉर एग्जांपल स्लाइडर को मैं ले गया बिलो द फोल्ड कंटेंट में, उसके बाद जो इसके बाद वाला लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट होगा वो उसको कंसीडर करना शुरू हो जाएगा। यानी पहले वो उसको कंसीडर कर रहा था तो वो टाइम बहुत ज्यादा ले रहा था, उसको मैंने निकाल ही दिया बीच में से, तो अब वो तो रहा ही नहीं बीच में। अब वो क्या होगा? जो सेकंड लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट होगा वो उसको एलसीबी कंसीडर करना शुरू हो जाएगा, और जब वो एलसीबी होगा फॉर एग्जांपल 900 के बाद वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो 300 किलो बाइट्स वाला सपोज, और वो एक इमेज है। अच्छा, वो इमेज कौन सी है? वो इमेज पीएनजी है, और उसकी किलो बाइट्स है 300। मैंने कहा भाई ये भी मुझे लग रहा है स्पीड ज्यादा है। मैंने क्या किया? मैंने उस इमेज को डाउनलोड किया और उसको क्या कर दिया, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। क्या बनाएंगे? वेबपी में क्या होगा? 300 किलो बाइट्स का इमेज हो सकता है कि 28 किलो बाइट में आ जाए, हो सकता है 80 किलो बाइट्स में आ जाए। कितना सारा कम फर्क पड़ गया, स्पीड बढ़ेगी एकदम। समझ में आ गई बात? ये था एलसीबी। एलसीबी की कहानी समझ में आ गई? ये है कोर वेब वाइटल का एक फैक्टर। ठीक है, कोर वेब वाइटल का फैक्टर क्या होता है? अच्छा, कोर वेब वाइटल का दूसरा फैक्टर देखो, एफआईडी, फर्स्ट इनपुट डिले। ये भी हमें समझ में आ गया। फर्स्ट इनपुट डिले का क्या मतलब है कि स्क्रीन के ऊपर पहला एलिमेंट कौन सा है जो हमें दिख जाता है, कि फर्स्ट इनपुट डिले कितना आ रहा है, कि जैसे हमने पहली चीजों को मैनेज किया उसमें ये चीजें भी मैनेज हो गई। वो कहता है ये 100 मिली सेकेंड होना चाहिए। उसके बाद आगे क्या आ रहा है? सीएलएस, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, मतलब शिफ्ट हो रही है ना, चीजें शिफ्ट हो रही हैं, ऊपर नीचे शिफ्ट होने लगी हुई हैं। इसमें एक फैक्टर तो ये है कि हमारा इमेज है भाई, उसकी विड्थ हाइट मैनेज नहीं थी की, लेकिन अगर हम विड्थ हाइट मैनेज कर लेंगे तो हो सकता है कि हमें दिखने में एक, मतलब मैं कहूँगा भाई विड्थ हाइट जब हम करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मैंने कुछ चीज़ों को कंप्रेस किया हुआ है। तो आपके पास ये चॉइस भी है कि जरूरी नहीं कि आप विड्थ और हाइट दोनों मैनेज करें। ठीक है, आप एक चीज़ को मैनेज कर लें फिर भी कंट्रोल में आ जाएगा ना, 50% तो कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप दोनों को मैनेज करना चाहते हैं आप दोनों को मैनेज कर लें, अदरवाइज आप किसी एक चीज को मैनेज कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड फर्स्ट सीएलएस, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? गुड, नीड्स इंप्रूवमेंट और पुअर। जब रेड कलर पे जाएगा तो इसका मतलब है कि इस रेंज में आएगा, जिसका मतलब है कि इसको भी मजीद जरूरत है। ये वो सारी चीजें लिखी हुई आ गई जो मैं बोल रहा था अभी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? अदर पेज एक्सपीरियंस सिग्नल्स। और कौन कौन सा सिग्नल है जी? मोबाइल फ्रेंडलीनेस। मोबाइल फ्रेंडली होने का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिव। मैंने कहा था भाई मोबाइल पर आएगा तो मेन्यू चेंज हो जाएगा, डेस्कटॉप पर आएगा तो मेन्यू चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। ये भी होता है कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो मोबाइल पर नजर नहीं आते हैं और वो डेस्कटॉप पे नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है मोबाइल फ्रेंडली है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? अब आपने देखेंगे सब कुछ वो चीजें आएंगी आगे जो हम पढ़ चुके हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? मतलब सिक्योरिटी विद HTTPS मतलब SSL। ठीक
ठीक है ना। मैंने कहा इसका मतलब क्या कि SSL लगवाएं भाई, इसका मतलब ये हुआ कि भाई SSL बेशक हमने खरीदनी है, मगर ये भी एक टेक्निकल SEO का स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। मतलब जिस दिन हम लोगों ने वेबसाइट की SSL बाय की तो आप ये समझ लो कि हमने एक SEO का फैक्टर पूरा कर लिया कि वो कहता है भाई आपकी वेबसाइट HTTPS पर होनी चाहिए। क्राउल एरर्स नहीं होने चाहिए। सबको पता है कि अगर क्राउल एरर्स हैं तो किस वजह से हैं, वो जो एरर शो करेगा उनको रोकते जाएंगे, हम ठीक करते जाएंगे। जी आगे क्या लिखा हुआ आ गया, ये भी पढ़ेंगे हमने। 404 एरर नहीं होने चाहिए, रीडायरेक्ट होना चाहिए। अच्छा रीडायरेक्ट का क्या मतलब है? रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का एक ही वर्जन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऐसा ना हो कि एक से ज़्यादा वर्जन हो। एक से ज़्यादा वर्जन का क्या मतलब है कि वो कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट जो है वो जब हम वेबसाइट का नाम लिखें भी खुलती है, और अगर हम www.https लिखें भी खुलती है। इसका मतलब 2 वर्जन हो गए। तो मैं रीडायरेक्टर लगाऊंगा, मैं उसे कहूँगा भाई कुछ भी हो उसको ले जाओ HTTPS पर, तो क्या हुआ, उसका सिंगल वर्जन हो गया, जिसकी बात हो रही है। ये मजीद डिटेल आ गई ऊपर वाले पॉइंट की। मेन्यूज किस पॉइंट की, किस पॉइंट की मजीद डिटेल आई है जी? साइट आर्किटेक्चर की मजीद डिटेल आ गई नीचे। क्या डिटेल है? जरा नीचे आ गया, नीचे ही था। नेविगेशन मेन्यूज, ठीक है, नेविगेशन मेन्यूज फ्रेंडली होने चाहिए। कैटेगराइजेशन, क्या आपकी वेबसाइट फुल कैटेगराइज तरीके से बननी चाहिए कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को देख रहा हो तो उसको पता लगे कि यहाँ से बात शुरू हुई है, इसके आगे से ही फर्दर कैटेगरी बनती है। ये इसका मतलब क्या हो, ये भी साइट आर्किटेक्चर का रूप है। URL स्ट्रक्चर, आपका URL भी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जो मैं आपको बताया हुआ है भाई, प्रोफेशनल डैश किचन डैश इक्विपमेंट, पता लग गया प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट का पेज खुल रहा है, उसके URL का नाम भी हो जाने लगा हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं URL स्ट्रक्चर। इंटरनल लिंकिंग, ये भी हमने डिस्कस किया था कि वेबसाइट इंटरनल लिंक होनी चाहिए, और मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ लिंक्स आप किसी वेबसाइट पर 100 बना सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन कंटेंट ऑफ वेबसाइट, कि वेबसाइट का कंटेंट कितना बड़ा है। आगे क्या आ गया, रोबोट्स की फाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ये भी हमने सीख लिया है ना। ये उन्होंने आगे से ना SEO वाली वेबसाइट के बताया हुआ, कहता है इन चीज़ों को इग्नोर करवाना है। एडमिन पेजेस को हमें क्रॉल नहीं करवाना, कार्ट के पेज को भी हमें क्रॉल नहीं करवाना, लॉगिन पेजेस को भी हमें क्रॉल नहीं करवाना। इसे तो क्रॉलर को जाकर डिसअलाउ करवाएंगे ना इन पेजेस को। जी आगे क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट सर्च इंजन एंड यूजर फ्रेंडली URL। ये वही बात होगी जो भी हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि लॉजिकली बना होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए, और इंटेलिजिबल टू रीडर्स, कि मतलब लोगों को समझ में आ रहा हो कि ये जो आपका URL है, URL ऐसे नहीं होना चाहिए कि XYZ, ठीक है, मतलब इस तरह का नाम ही होना चाहिए, बल्कि जो कंटेंट आप उस पेज पे लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, जो उसमें आपका कीवर्ड बनता है, आप उसको फोकस करें। ये वर्डप्रेस खुला हुआ है, हाँ, वो ये दिखा रहे हैं कि ये कैसा URL को वो वहाँ पर क्या बोलते हैं हम, URL स्लग। URL स्लग का क्या मतलब है, ये लिखा हुआ आएगा, हाउ टू रीडायरेक्ट, सपोज कर लें ये कीवर्ड है, तो इसको हम यूँ लिख रहे हैं, हाउ टू रीडायरेक्ट अ वर्डप्रेस साइट, तो ये URL के तौर पर हमें नजर आ रहा होगा। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो हमने बड़ी दफा पढ़ा है। 301 का रीडायरेक्टर लगाना चाहिए। एड रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल लगाएं, यानी कैनोनिकल का टैग लगा होना चाहिए। खत्म होगी बात। ये थे हमारे सारे के सारे टेक्निकल SEO के फैक्टर्स, कि भाई टेक्निकल SEO के कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर अप्लाई होने चाहिए। ये वाला पेज सिर्फ इसलिए था, मैं ये समझाने के लिए इस पेज पे ये रखा हुआ था सिर्फ। एक नीचे भी लाइन आ रही होगी, समझाता हूँ। अबव द फोल्ड कंटेंट, समझ में आ गया ना, अबव द फोल्ड कंटेंट किसको कहते हैं? अबव द फोल्ड कंटेंट मतलब, और एक और चीज़ याद रखें कि स्टैंडर्ड क्या है, मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स। स्टैंडर्ड क्या है कि आपकी वेबसाइट ने पहले मोबाइल पर इंडेक्स होना है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पर इंडेक्स होना शुरू हो गई है तो आप समझ लें कि डेस्कटॉप पे भी इंडेक्स होगी, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज़ है, कहता भाई हेडर में जाकर ना एक ही वाला कोड पेस्ट कर दो, लेकिन ये क्या है, क्या वाले ये समझ लेते हैं।
अब वेबसाइट ने जब लेट रिस्पॉन्स करना है, अभी हमने इमेजेस की तो बात कर ली, अब हम बात करने लगे हैं फ़ॉन्ट्स की। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवाई है और उसके अंदर उसने कहा कि बड़ी वक्री टाइप की वेबसाइट होनी चाहिए, तो उसने कहा भाई आम फ़ॉन्ट नहीं लगाना, बड़ा ख़ास किस्म का फ़ॉन्ट लगाओ, जो वेबसाइट कोई बंदा खोले ना उसको लग जाए कि पता कि भाई ये वेबसाइट भी कमाल की वेबसाइट है, इसने तो बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट लगाया, ये फ़ॉन्ट तो हमने कभी पहले देखा भी नहीं। हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ, जिस बंदे ने आपकी वेबसाइट को खोलना है उसने तो अपने लैपटॉप पे खोलना है और अपने मोबाइल पे खोलना है। अगर उसके मोबाइल पर और उसके लैपटॉप पर वो फ़ॉन्ट मौजूद ही नहीं है अभी तक, तो मतलब क्या करेगा भाई, पहले तो इंस्टॉल होगा ना जाकर उधर, बेशक हमारी वेबसाइट ही उसे इंस्टॉल करवाएगी मगर होगा तो इंस्टॉल। अब ये जब इंस्टॉल के मोड में वो फ़ॉन्ट चला गया तो मतलब स्लो हो गई वेबसाइट, फिर वेबसाइट स्लो हो गई। तो कहता है अगर आपने कभी ऐसा काम किया हो तो फिर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं। ये कोड क्या है जी, @font_face, ठीक है, कि फ़ॉन्ट फेस का मतलब होता है वो जैसे वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें होता है ना टाइम न्यू रोमन एरियल इज कॉल्ड फ़ॉन्ट फेसेस, उन्हें हम फ़ॉन्ट फेस बोलते हैं। एक फ़ॉन्ट साइज होता है ना, वो तो उसका साइज होता है, नंबर होता है वो, लेकिन फ़ॉन्ट फेस का क्या मतलब होता है कि टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट फेस है, ठीक। तो वो कहता है कि फ़ॉन्ट फैमिली ओपन सैंस रेगुलर, इसका क्या मतलब हुआ, कहता है भाई ये एक ऐसा स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है जो हर कंप्यूटर में मौजूद होता है। तो कहता है ये वाला फ़ॉन्ट दे दो उसको, और उसका साइज भी हमने बता दिया कि साइज 14 पिक्सल हो। ये जो कोड आपको दिख रहा है ना, ये CSS का कोड है, ये CSS में लिखा हुआ है, हाँ ये CSS कोड है, और फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल, और उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट डैश डिस्प्ले स्वैप। कहता है भाई पहले इसको लोड कर दो, फिर क्या होगा, जैसे ही वो वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाए तो फ़ॉन्ट को स्वैप कर देना। क्या मतलब, चेंज कर देना और वापस फ़ॉन्ट वही वाला कर देना। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ आपको, इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो जो उसने कैलकुलेट करा था टाइम, आपकी वेबसाइट के लिए टाइम बढ़ रहा था ना वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने में, तो उसने क्या किया, उसको शो कर दिया, ठीक है। ये किस में है, ये कोडिंग की वेबसाइट में है। ये किस में है, ये कोडिंग की वेबसाइट में है। और दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ मैंने नीचे, फॉर वर्डप्रेस क्या करो, स्वैप गूगल फ़ॉन्ट डिस्प्ले। कह रहा है ये एक प्लगइन है, ठीक है। इसके बाद जो है ना एक लेसन में आपको वर्डप्रेस का खोल के दूंगा ताकि आप वर्डप्रेस की शक्ल देख लें कैसे वर्डप्रेस में काम होना है। तो कहता है वहाँ पर आपको ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाए, मेरी कोडिंग से समझ आ गई है आपको, तो आप VRS में जाएँ और उसके थीम को एडिट करना आपको आ गया, तो आप उसके थीम में जाएंगे और जो हेडर का थीम होगा उसमें जाकर ये कोड पेस्ट कर दें, फाइन। अदरवाइज आप क्या करो, ये प्लगइन इंस्टॉल कर लो, वहाँ पर एक प्लगइन की ऑप्शन होगी, मैं भी आपको दिखाऊंगा। आपको मैंने एक भेजी थी प्लेलिस्ट, आपको याद है, वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट भेजी है, भेजी है, सुनिए आप लोगों ने, कभी नहीं सुनी, चले आज आप लोगों ने ना वो सुननी है। उसके अंदर ना मेरा ख्याल है 4 छोटे छोटे क्लिप्स हैं। पहले जो 2 क्लिप्स है ना वो हैं हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो उसकी जो फाइलें हैं, इंस्टॉल वर्डप्रेस का क्या मतलब है, लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल कैसे करना है। क्या आप वर्डप्रेस की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं अगर लोकल कंप्यूटर के ऊपर, तो आप इसे लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें, तो वो वीडियो देखिएगा। वैसे तो वो नेट के ऊपर वीडियो में लिखा होगा कि कहाँ से कुछ इंस्टॉल करना है, उसके बावजूद मैं आपसे ना वो 2 एप्लीकेशंस भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो वो जो 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल होने वाले हैं वो वहाँ से आप इंस्टॉल कर लें और उस पूरी दोनों वीडियोस को फॉलो करते हुए वर्डप्रेस अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद जो आगे की 2 छोटे छोटे क्लिप्स हैं उसमें शायद एक होगा कि सर्च कंसोल कैसे कन्फिगर करते हैं, ठीक है, इस तरह के काम है। एक होगा कि ऑन साइट SEO कैसे करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट। तो वो सारे क्लिप्स आपने 4-5 क्लिप्स हैं उनको हमने देखने हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम लगा चुके हुए हैं इसके ऊपर, SEO के ऊपर। हमें बाकी के और मॉड्यूल्स को भी अभी फोकस करना है और होपफुली मैंने अगली क्लास में एंडिंग लेक्चर देना है, इसका आखिरी लेक्चर देना। ये काम खत्म हो गया, समझ में आ गई इसकी। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं आज इसका ऑफ साइट SEO का, कि व्हाट इज़ ऑफ साइट SEO। एक तो आपको कुछ अंदाज़ा भी हो रहा था साथ साथ। अब अगर मैं मुख्तसर बात करूँ ना कि ऑफ साइट SEO और ऑफ साइट SEO वर्सेस ऑन साइट SEO इंक्लूडिंग टेक्निकल SEO, ठीक है, तो मैं कहूँ ऑफ साइट SEO वर्सेस ऑन साइट SEO। तो ऑफ साइट SEO जो है ना डेट इज़ लाइक अ क्लैरिकल जॉब। क्या मतलब, वो एक क्लैरिकल सा काम है कि भाई डाटा एंट्री है बस, कि हमने फाइंड करनी है साइट्स
और वहाँ जाकर अपनी वेबसाइट्स के लिंक्स लगाने हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे लगाने हैं और लगाते ही रहना है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफ साइट एसईओ में कोई स्पेशली खास टेक्निकल काम नहीं आप कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव काम भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप बैठे हुए हैं एक कंपनी में, आप जॉब कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस में, सुबह जाकर बैठते हैं, वो आपको 500 लिंक्स देते हैं, वो कह रहे हैं भाई जाओ यहाँ पर जाकर हमारी वेबसाइट के लिंक्स लगाओ। इट्स लाइक अ क्लैरिकल टास्क, इट्स लाइक अ क्लैरिकल टास्क, ठीक है। लेकिन जबकि हम जब ऑन साइट एसईओ में आएंगे और अगर आप ऑन साइट एसईओ को बनते हो तो वो सबसे पहले आपको बिठाएगा और कहेगा भाई ये वेबसाइट है, सबसे पहले तो मुझे कीवर्ड सर्च करके दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेक्निकल काम है, क्रिएटिव टास्क है, इसके अलावा सारे के सारे क्रिएटिव टास्क हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बात की थी, मैंने कहा था कि भाई ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ से आप वेबसाइट को कीवर्ड्स पे रैंक करते हो, ऑफ साइट एसईओ से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को बेहतर करते हैं उन जगहों पर लिंक्स बनाकर जिनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होती है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऑफ साइट एसईओ में क्या क्या टास्क हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर मैंने दो चीज़ें की हैं डिस्कस आपसे, ज़रा पहले उनको देखते हैं। नंबर 1 मैंने डिस्कस किया डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। और क्या डिस्कस किया, मैंने कुछ बोला था एक और टर्म में, क्या बोला हूँ? अच्छा, एक तो मैंने बोला जी डोमेन अथॉरिटी, किसी ने पिक किया मैंने क्या बोला था मुझे? हाँ, वो तो ठीक है, चलिए मैं खुद ही निकाल देता हूँ। एक होगी हमारी डोमेन अथॉरिटी, हमने अपनी वेबसाइट की डोमेन, एक होती है पेज अथॉरिटी। अच्छा, डोमेन अथॉरिटी का क्या मतलब है? डोमेन अथॉरिटी का मतलब है कि मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डोमेन अथॉरिटी में आते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, मे बी हम काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन जो उसके बहुत थिक फैक्टर्स हैं ना, उनमें सबसे पहली बात ये कि आपकी डोमेन .com पर है तो ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, आपकी डोमेन का नाम छोटा है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। और डोमेन अथॉरिटी का मतलब है कि डोमेन में वो ये कहता है कि ये एक मेन डोमेन है आपकी वेबसाइट की। अब क्या है, जैसे मैंने सर्च कंसोल में आपको बताया था डोमेन लेवल और यूआरएल लेवल, कि भाई डोमेन में जब चले जाते हो तो जितनी भी इसके अंदर डोमेन है सब आ जाती है बीच में। तो डोमेन अथॉरिटी का क्या मतलब है कि वो उस डोमेन को भी चेक करता है, उसकी सब डोमेन को भी चेक करता है, उसके साथ एडिंग डोमेन्स को भी चेक करता है। तो ये पूरी की पूरी डोमेन अथॉरिटी है। जबकि हम पेज अथॉरिटी की बात करें तो इसका मतलब है वेब पेज की अथॉरिटी। तो ये कह सकते हैं कि ये जो मॉज का स्टैंडर्ड है ना पेज अथॉरिटी वाला, वो ऑन साइट एसईओ अपने तौर पर चेक करता है। हम लोगों ने तो चेक कर ली ना भाई गूगल के हिसाब से, लेकिन वो कहता है कि ये जो आपकी पेज अथॉरिटी है बेसिकली ये क्या है, आपकी ऑन पेज है, उस यूआरएल के ऊपर आपने जो काम किया हुआ है। लेकिन डोमेन का क्या मतलब है कि उस डोमेन के अंदर जो कुछ शामिल है वो सब उसमें आ जाएगा। उसकी एज का भी फैक्टर है, जैसे मैंने कहा ना मैं कितनी सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें रह भी सकती हैं बीच में डोमेन अथॉरिटी में। उसकी एज का फैक्टर भी बहुत है कि भाई वो कितनी पुरानी डोमेन है, वो कितनी देर के लिए रिन्यू हुई है, ये भी एक फैक्टर है। मिसाल के तौर पर मेरा एक कंपटीटर है, उसने 7 साल के लिए डोमेन रिन्यू करवाई, मेरा एक कंपटीटर है उसने 3 साल के लिए डोमेन रिन्यू करवाई, मेरा एक कंपटीटर है उसने 1 साल के लिए करवाई और मैंने भी 7 साल के लिए कराई है। तो इसका मतलब है कि मेरा कंपीट करने लगा हूँ उस बंदे को जिसने 7 साल किया हुआ है। फिर हमारा कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि मेरी डोमेन ज़्यादा पुरानी है कि उसकी डोमेन ज़्यादा पुरानी है। पुरानी का मतलब है कि बाई किसने सबसे पहले की थी। सो ये सारे के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास डोमेन अथॉरिटी पर। और फिर उसके बाद लिंक्स की बारी आ जाती है कि कितनी अच्छी क्वालिटी के लिंक्स लगे हैं। डोमेन अथॉरिटी हो गई। दूसरे नंबर पर क्या बताया मैंने, पेज अथॉरिटी। अच्छा, उसके बाद एक चीज और देखते हैं और वो है स्पैम स्कोर। स्पैम क्या होता है? स्पैम आपके जीमेल में भी होता है ना, किसी को पता है जीमेल में स्पैम का क्या रोल होता है? ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें जनरेट हो रही होती हैं, मेल्स बड़े बड़े मैटर्स के साथ, ठीक है, वो स्पैम कंसीडर कर लेता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि चैट जीपीटी से जो हम कंटेंट लिखते हैं तो एट द एंड वो भी ऐसे कंसीडर हो सकता है कि ये स्पैम कंटेंट है, क्योंकि ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट है अनटिल कि आप उसको चेंज ना कर लो। यानी आप ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट लो और उसके अंदर मैनुअल चेंजेस कर लें। यानी मिसाल के तौर पर मैं उसमें निशान लगा लूँ कि भाई इसके अंदर जो है ना ये टोटल 50 वर्ड्स हैं, तो उन 50 वर्ड में से मैं कहता हूँ यार चलो 25 को मैं चेंज कर देता हूँ, 25 वर्ड मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। फिर मेरे सेंटेंस शुरू हो रहे हैं कहीं पे ख़त्म हो रहे हैं, उनमें थोड़ी सी हल्की फुल्की सी चेंज कर दी, वो स्पैम नहीं रहेगा।
लेकिन अगर मैं उठाऊं और वही जाकर उसी को पेस्ट कर दूं तो एट द एंड गूगल किसी भी लेवल पर जाकर उसको डिटेक्ट कर सकता है कि ये स्पैम है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट स्पैम का क्या मतलब है कि आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जनरेट हुई हुई हैं जो ऑटो मेथड्स के साथ बनी हुई है, तो उन्हें हम कहते हैं स्पैम। अब स्पैम स्कोर एक होता है, हम ये भी देखते हैं कि कितना होना चाहिए। ये जो होता है ना बिटवीन 1 to 30, अगर जो इतना स्कोर हो स्पैम स्कोर, तो इसको हम बैड स्पैम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, इतना स्कोर कहते हैं हो सकता है, मतलब इस हद तक स्पैमिंग अलाउड है आपको। लेकिन अगर इससे बढ़ती है तो फिर बुरा स्कोर होना शुरू हो जाता है। तो हमें ये भी देखना है कि हमारी जो डोमेन्स है उनके ऊपर स्पैम स्कोर ज़्यादा तो नहीं है, मतलब 1%, 2%, 10%, 15%, 14%, 18% इज फाइन, 30% तक ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और स्पैम स्कोर कैसे बढ़ता है आपका? एक तो स्पैमिंग की वजह से, वो जो हमने पहली टेक्निक देखी। उसके बाद आप जो लिंक्स बना रहे हैं, वो जो लिंक्स हैं, वो वाली जो वेबसाइट है ना, वो भी स्पैम वेबसाइट है, उनका स्पैम स्कोर अच्छा है। अच्छा बुरा है ना, अच्छे का क्या मतलब है? बुरा, यानी ज्यादा मतलब बुरा स्पैम स्कोर, कम इसका मतलब अच्छा स्पैम स्कोर। तो मैंने जहां पर जाकर लिंक बनाया, एक वेबसाइट का स्पैम स्कोर आ रहा है 80, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा स्कोर नहीं है, तो उधर मेरे लिंक्स बने हुए हैं। अब वो क्या मतलब, उसका क्या मसला हो सकता है? हो सकता है कि उसने कोई ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक इस्तेमाल की हो अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, और अब मुझे मिल गया वो लिंक, तो इस वजह से उसका स्पैम मुझे भी शिफ्ट हो गया। उसका जो स्पैम स्कोर है, लिंक यूज की बात की थी ना हमने, लिंक से जो जो चीज़ें हम उधर से ले रहे होते सारी शिफ्ट हो रही होती हैं हमको, तो उसका स्पैम स्कोर भी मुझे थोड़ा बहुत शिफ्ट हो रहा है, तो उससे मेरा स्पैम स्कोर भी बढ़ना शुरू हो गया। तो हमें कोशिश करनी है कि अपने स्पैम स्कोर को 30 तक रखें। तो अगर हम कहते हैं कि भाई 30 अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो हम कहते हैं चलो भाई 25 सोच लेते हैं। हाँ, वैसे 30 स्टैंडर्ड है, लेकिन हम कहते हैं नहीं 30 तक नहीं लेकर जाने देना, तो हम अपनी डेड लाइन रखते हैं बिटवीन 1 to 25 को। ठीक है, सो हमें एक स्पैम स्कोर भी चेक करना है। कैसे? कौन बताएगा कैसे? ये बता सकता है कैसे? गूगल सर्च और ऑनलाइन, बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन स्पैम को चेक करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर कुछ चेक करने लगा, देखिएगा जरा। खुल जाओ। आज हमने नेट ऑन ही नहीं किया था अभी ना। ऑनलाइन सबसे पहले तो डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं। हाँ, डोमेन अथॉरिटी आगे लिखा हुआ नीचे। इसके लिए भी टूल्स होते हैं, ये टूल्स आप बेशक थोड़े अच्छे बाद भी बाय कर सकते हो। ये सारे काम करने के लिए अब आप अगर एसईओ का काम शुरू करते हो तो इसके भी आपको टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके जो टूल्स हैं ना, एवरेज मेरा ख्याल है कि 2,500-3,000 रुपया पर मंथ सब्सक्रिप्शन पर मिलते हैं, जिसमें आपके पास कीवर्ड का टूल भी होता है। गूगल तो फ्री है ना, इसके अलावा और भी टूल्स हैं। इसके लिए अगर मैं आपको पहले इसको देख लें, डोमेन अथॉरिटी चेक करें, कितनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। मैं इसको बेहतर समझता हूँ Ahref को, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये बाय करना पड़ता है। हाँ, लेकिन कुछ इसके फीचर्स होते हैं जो फ्री होते हैं। अब हम चेक करने जा रहे हैं डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, सो किस वेबसाइट की चेक करेंगे? स्टार स्कॉलर्स की चेक करते हैं। इसका यूआरएल चाहिए ना मुझे बेसिकली, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये यूआरएल में आए, यहाँ लाकर पेस्ट करें, चेक। आ गई।
क्या कहता है? 5/100। फेसबुक की चेक करें। वेरीफाई करें, यू आर ह्यूमन। नहीं है ह्यूमन आप, देर हो गई है। देर हो गई ना, बेसिकली वो यही चेक कर रहा था कि कोई ऑटो एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद क्लिक किया ना, तो उसने कहा नहीं मैं रिकग्नाइज करता आपको। उसे फील हुआ कि शायद कोई ऑटो एक्टिविटी है। पता लग गया? असल में हमने करना क्या है, हमने ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढना है जिनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी हो। जो अच्छी डोमेन अथॉरिटी होती है इस 60, ठीक है, 60 और 60+ की जो डोमेन अथॉरिटीज होती हैं वो अच्छी अथॉरिटीज होती हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीज़ आती है हमारे पास? ये सारी अब मैं लिंक बिल्डिंग के हवाले से डिस्कशन कर रहा हूँ। डू फॉलो एंड नो फॉलो। अच्छा, इसका एक और चीज याद रखनी है, इसका मतलब नंबर काउंट नहीं करता। अब नंबर काउंट नहीं करता रीसेंट डेज में लिंक बिल्डिंग में। लिंक बिल्डिंग में काउंट करती है रेलिवेंसी, कि आप कितने अच्छे लिंक्स बना रहे हो। मतलब आपने उन जगहों पर जाकर लिंक्स बनाने हैं जहां से आपको बिजनेस लगे कि उधर से आपको बिजनेस मिल सकता है। मिसाल के तौर पर, मतलब मैं ये कहूँ मेरी वेबसाइट एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है, तो अब मैं एजुकेशनल वेबसाइट को किसी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जाकर लिंक फाइंड करूंगा या मुझे मिल भी जाएगा, तो आपको लगता है कि मुझे उस लिंक का कोई फ़ायदा मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो तो ई कॉमर्स स्टोर है, वो तो सेल से रिलेटेड है, वहाँ पर किसी ने एजुकेशन को तो नहीं फाइंड करना। इसका मतलब है मुझे लिंक फाइंड करने हैं एजुकेशन की कैटेगरी में जाकर, ऐसी डायरेक्टरीज में फाइंड करने हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होंगी। सो रेलिवेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ लिंक्स। और उसके बाद मुझे ये भी देखना है कि जहाँ पर मैं लिंक ले रहा हूँ उसकी स्पैम स्कोर कितना है, ये भी आपको पता लग गया। अभी हम देखते हैं कि स्पैम स्कोर कैसे चेक होगा। अच्छा, उसके बाद एक और नई चीज़ बीच में लिखी मैंने, डू फॉलो एंड नो फॉलो। अच्छा, कुछ वेबसाइट से आपको लिंक्स मिलेंगे डू फॉलो, और कुछ वेबसाइट से आपको लिंक्स मिलेंगे नो फॉलो। क्या समझ में आती है आपको डू फॉलो नो फॉलो? डू फॉलो का क्या मतलब होता है कि हमने एक लिंक लिया और वो लिंक की जो टाइप है वो डू फॉलो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लिंक हमें अपना लिंक जूस दे रहा है। डू फॉलो जो होता है वो आपको लिंक जूस देता है। आप समझ में आइए बात की? डू फॉलो बैक लिंक आपको लिंक जूस देता है, और नो फॉलो जो होता है वो आपको अपना लिंक जूस नहीं देता। यानी अगर जिसने अपने लिंक से लिंक जूस नहीं देना होता वो आपको सिर्फ और सिर्फ नो फॉलो लिंक्स ही देगा। अच्छा, अब हमें कौन से लिंक्स लगाने चाहिए? मोस्टली तो हमें डू फॉलो लगाने चाहिए, मगर फिर यहाँ आकर अब कायदा चेंज हो गया लिंक बिल्डिंग का। वो ये कहता है कि भाई ठीक है आप डू फॉलो लगाने लगे हुए हैं, मगर यहाँ पर रेलिवेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप इररेलीवेंट डू फॉलो लिंक्स लगाएं, इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप रेलिवेंट नो फॉलो बैक लिंक्स लगाएं। क्या मतलब? मतलब रेलिवेंट नो फॉलो बैक लिंक्स है तो क्लियर कट मतलब यही होता है ना कि भाई वो तो लिंक जूस नहीं दे रहा। इट्स ओके, लिंक जूस नहीं दे रहा, ट्रैफिक तो दे रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो मिलेगी ना। लिंक जूस का क्या मतलब है कि भाई उसकी अथॉरिटी 100 थी, उसने लिंक जूस आपको भी दे दिया, आहिस्ता आहिस्ता आपकी अथॉरिटी बढ़ रही है, लेकिन दोनों सूरतों में आपको ट्रैफिक भी तो मिल रही है। तो हम ये कहते हैं कि डू फॉलो नहीं है, कोई बात नहीं, उसने लिंक जूस नहीं दिया लेकिन उसने ट्रैफिक तो दी। और गूगल ये भी चेक करता है कि ये बंदे ने जो लिंक बिल्डिंग की हुई है ये क्या जोर आजमाई क्या की हुई है इसने, हाँ, क्या इसने सारी जोर आजमाई डू फॉलो पे लगाई हुई है? तो अगर ये डू फॉलो पे लगाई है तो इट्स आल्सो टाइप ऑफ स्पैमिंग कैटेगरी। ये भी तो स्पैम ही है ना एक तरह का, कि भाई एक बंदा बैठा हुआ है बस डू फॉलो पे लगा हुआ है, देख नहीं रहा रियल स्टेट में एजुकेशन का लिंक लग रहा है, गलत लग रहा है। रियल स्टेट में तो नहीं लगना चाहिए, सेलिंग वेबसाइट पर एजुकेशन का लिंक लग रहा है, नहीं लगना चाहिए। सो इसका मतलब क्या है? इट इज आल्सो टाइप ऑफ स्पैमिंग। सो अब हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखकर हमें लिंक बिल्डिंग करनी है। अब आपको ये अंदाज़ा भी हो गया होगा कि ये लिंक बिल्डिंग
वाला काम आप शायद ना करते हो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, बल्कि मैं अवॉइड ही करता हूँ लिंक बिल्डिंग करने से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मुझे उन लोगों को ढूंढना पड़ता है जिनके पास जाऊंगा मैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी की एजुकेशनल वेबसाइट होगी और वो मैं कहूँगा भाई लिंक लगाना, मिसाल के तौर पर फेसबुक पे तो लिंक लगेगा, लिंक्डइन पे लिंक लगेगा, ट्विटर पे लिंक लगेगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे हमने फ्री वेबसाइट ढूंढ के लिंक लगाने हैं। लेकिन एक बंदा जो है जिसने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है जो लोगों को लिंक्स सेल करता है, वेबसाइट से नहीं सेल करता, वैसे मैनुअली लिंक सेल करता है, कि असल में ऑर्गेनिकली तरीके से उसने एक एजुकेशनल वेबसाइट बनाई और उसमें उसने कैटेगराइजेशन की हुई है कोर्सेज के हिसाब से। अब क्या होता है कि जो एजुकेशन के लोग हैं वो उसकी वेबसाइट पे जाकर अपना लिंक लगाते हैं, लेकिन वो उनको लिंक सेल करता है। वो कहता है हाँ भी आपको लिंक चाहिए मेरी वेबसाइट पर, तो मैं $4 लूँगा, $5 लूँगा, $8 लूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें पैसे इन्वॉल्व हो गए। सो इसमें पार्टली पैसे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन गूगल हमें क्या कहता है? गूगल कहता है कि भाई 100% आप याद रखें, अगर आप लिंक बिल्डिंग पैसे दे के कर रहे हैं तो मैं उसे लिंक बिल्डिंग कंसीडर नहीं करूँगा। नेचुरल होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए, पेड नहीं होनी चाहिए। अब पेड का तो मतलब यह है कि जो ऑनलाइन सेल कर रहे हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक बंदा ऑनलाइन सेल नहीं कर रहा, वो ये कहता है कि भाई मेरे अपने लिंक लगवाना है तो मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं लगा दूंगा। तो वो तो ऑफ द साइट पेमेंट की बात हो रही है ना, ऑन द साइट पेमेंट की बात नहीं होने लगी। ठीक है, सो डू फॉलो और नो फॉलो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या होता है? अब इधर एंडलेस स्पैमिंग की बात हो रही थी, है ना? ये क्या लिखा हुआ है? स्पैम को जैसे हमने अभी इसको चेक किया, इसका मतलब है इसको भी ऐसे ही ढूंढ लूंगा मैं, ऑनलाइन स्पैम स्कोर चेकर। टूल आया, देखते हैं क्या है। ये कोई पेड टूल होगा, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ आते हैं, मोस्ट पेड ही होता है ऑनलाइन स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर टेस्ट ऑनलाइन, इस पर है। ये क्या लिखा हुआ है जी? बेस्ट स्पैम स्कोर चेकर। कितने सारे हैं? इन सारे एक को नहीं करना, आपने मल्टीपल को चेक कीजिएगा, पूरे एंड तक जाकर देखिएगा कौन क्या रिटर्न करता है आपको। अभी फिलहाल मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या खुलता है। आ गया? जो कहता पहले भाई इसे अप्रूव करा लो। हाँ, कहते हैं इंसर्ट दिस कोड एनीवेयर इनसाइड योर ईमेल। पीछे आए जरा, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। क्या है? फ्री ईमेल स्पैम चेकर। ये तो वो वैसे भी मुझे लगता है ईमेल स्पैम चेक कर रहा था वो। ठीक है, हमने गलत लिख दिया ना जरा बेसिकली। क्या लिखे? वेबसाइट भी साथ लिख देते हैं ना, क्योंकि असल में तो ईमेल्स की भी तो स्पैमिंग होती है। ये है वेबसाइट, इसमें लिखे आगे वेबसाइट एसईओ चेकर। इसमें और भी बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, देख लीजिएगा कौन कौन से टूल्स वो आपको फ्री देता है। यहाँ पर वेबसाइट आ गई, यहाँ पर आकर मैंने वेबसाइट देनी है। अभी मैंने स्टार्स खोली हुई है, कंट्रोल सी, यहाँ पर आए और यहाँ आकर इसको पेस्ट करें। एंटर द फुल एड्रेस। कहना अगर नंबर ऑफ होंगी तो एक एक लाइन में एक एक एंटर करते जाना। ठीक है, मतलब मुझे 5 वेबसाइट का चेक करना है तो हर लाइन में एक अलग वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करूंगा। फिलहाल मैं एक ही करने लगा, आई एम नॉट रोबोट और चेक जी। कह रहा डोमेन अथॉरिटी इसकी 10 आ रही है, पेज अथॉरिटी भी आने लगी हुई है 28। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है? बैकलिंक के मतलब बता रहा है, टीबी टोटल बैकलिंक्स। आगे क्या कह रहा है जी? क्वालिटी बैकलिंक्स कितने लगे हुए हैं? 91। ये देखें ना, ये वाला जो फर्क है ये काफी ज्यादा फर्क आ रहा है। इससे ज़्यादा मुनासिब था कि सिर्फ 150 बैकलिंक्स लगे होते हैं मगर क्वालिटी के लगे होते हैं। इसी की हम बात करें। क्वालिटी बैकलिंक्स का क्या मतलब है? वही चीज़ें जो मैं रेलिवेंसी की बात करने लगा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है जी? परसेंटेज 39% क्वालिटी बैकलिंक्स लगे हुए हैं। अभी हमारा स्पैम स्कोर नहीं आया, ये आ गया स्पैम स्कोर आ गया, फाइन। क्या कहते हैं? 1%। ठीक है, बस इसको इतना ही देखें। इसमें एज अभी नहीं दिखा रहा। ऑफ पेज एसईओ स्कोर कितना है? 41%। यानी ऑफ पेज एसईओ कितनी हुई है? लाजमी बात है लिंक्स जो लगे हुए हैं तो उस हिसाब से हमें वो स्कोर देने लगा हुआ है, तो हमें स्पैम स्कोर का भी पता लग गया यहाँ से। ठीक है, और स्पैम स्कोर मैंने एवरेज क्या बताई आपको?
मैंने कहा था कि 30 तक होनी चाहिए, ठीक है, 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। चलो इसके लेक्चर को हम आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इतने ही कोई। इसका कॉन्सेप्ट समझ में है, डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक का। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि चेक कैसे होगा कि ये डू फॉलो बैकलिंक है कि नो फॉलो बैकलिंक है, ठीक है। सो ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन से भी चेक हो जाता है और ये कोड से भी होता है। अब आपको ये तो पता लग गया कि लिंक है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, Ahref, तो उसके अंदर एक जाकर चेक कीजिएगा, Ahref के अंदर एक कोड लगा होगा REL का, यानी एक एट्रीब्यूट लगा होगा, उस पर लिखा होगा डू फॉलो और नो फॉलो। बाय डिफॉल्ट हर लिंक जो होता है वो डू फॉलो होता है, तो जिसने नो फॉलो करना होगा वो रिलेशन बताएगा नो फॉलो का, यानी अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे इसका क्या मतलब हुआ, डू फॉलो का ही लिंक बनने लगा हुआ। इसको हम यहाँ से अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस शीट भी है ये बेटा, जो आखिर में स्टूडेंट बैठा हुआ है उनसे रिसेप्शन पे कहीं जरा जाकर अटेंडेंस कहाँ है इसकी क्लास की, भाई रिसेप्शन पे जो बैठे ना उनसे कहिए अटेंडेंस शीट नहीं है।